नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज हम लोग अपने पॉलिटी सीरीज में फंडामेंटल राइट्स पार्ट जो कि चल रहा है पार्ट 3, उसमें हम लोग राइट टू इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14 टू 18 समाप्त कर चुके हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अब हम लोग आर्टिकल 19 की तरफ चलेंगे जो कि है राइट टू फ्रीडम। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसीलिए क्योंकि इसको अगर हम लोग एक साथ में कवर करें तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रचलन में रह रहा है, अगर आर्टिकल, अगर कोई मतलब फंडामेंटल राइट, तो वो है राइट टू फ्रीडम। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये चीज पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है विद ऑल द केस स्टडीज, राइट। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें एंड वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताएं। लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब एकदम बहुत ही शिद्दत से आप करते रहिए। उससे होगा ये कि आपको और भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। 1 मिनट सीरीज जो है, 1 मिनट न्यूज सीरीज जो है, 1 मिनट अफेयर सीरीज जो है वो चल ही रही है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी रही है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कंप्लीटली सिलेबस यहाँ पे यूपीएससी का या अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स का कवर होता रहेगा। तो आइए जरा देखते हैं आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड क्या करता है। तो ये जो आर्टिकल 19 है ये कुछ राइट्स देता है हमें, और ये राइट्स जैसे अगर हम लोग बोलें तो ये है पहला, जैसे हम कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। तीसरा है फॉर्मिंग एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चौथा है मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी। पांचवा है रिजाइडिंग एंड सेटलिंग इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड नंबर 6 इज प्रैक्टिसिंग एंड प्रोफेसिंग एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे और ऑब्वियसली ये सारे के सारे राइट टू फ्रीडम में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी बोलने की, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, तो यस, राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप लोगों को गैदर करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि शोले के ठाकुर इकट्ठा कर लिए, ये नहीं। विदाउट आर्म्स का मतलब है कि बिना हथियारों के एक असेंबली हो सकती है और प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट कीजिए। रैली निकालना है, रैली निकालिए, जो करना है कीजिए, बट इट शुड बी विदाउट आर्म्स। और यूनियंस बन सकते हैं, एसोसिएशंस बन सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सकती हैं। तो ये सारे के सारे राइट टू फ्रीडम में आते हैं। इंडिया में आप कहीं भी चाहे मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, इसका पूरा का पूरा राइट है। ये नहीं कि आपको फॉर एग्जांपल बिहार से अगर आंध्र प्रदेश जाना है या महाराष्ट्र जाना है तो वीजा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो यही कहानी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अगर 5 स्टार में बोलें तो ये गलत नहीं होगा। 5 स्टार मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको तो सबसे ज्यादा ये न्यूज में है ना, ये सबसे ज्यादा न्यूज में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊं, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के थे, पतंजलि शास्त्री। तो पतंजलि शास्त्री साहब ने कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के बारे में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइज एट द फाउंडेशन। मतलब ये बेसिक फाउंडेशन है जो भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनके लिए। विदाउट पॉलिटिकल डिस्कशन कोई भी पब्लिक एजुकेशन नहीं हो सकती। एंड अगर डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शन करना है तो इट लाइज एट द फाउंडेशन, ये होना ही चाहिए, लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द गवर्नमेंट, मेरी कुछ पॉलिसीज आपको नागवार हैं, पसंद नहीं है, तो आपको मुझे क्रिटिसाइज करने का, अपने बातों को रखने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट
इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स अगर जब तक नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको सीजेआई शास्त्री साहब ने कहा था कि इट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। बिना इसके क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो पॉलिसीज में चेंज नहीं आएगी, और पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी, इन द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उस पर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। एंड डेमोक्रेसी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अत्यंत जरूरी है, बहुत ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। तो साहब, ये कहानी है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बिगिनिंग, राइट? ओके, अच्छा, आप ये सोचिए कि कितनी भी पॉपुलर गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर कर्व कर रही है तो उसको गिरते देर नहीं लगेगी, है ना? उसको गिरते देर नहीं लगेगी। और इस चीज का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब मिखाइल गोर्बाचेव, जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पार्शली अलाउ किया, और उसके बाद में देखिए कि लोगों की जगह जगह से वॉइसेस उठने लगी एंड रिबेलियन शुरू हुए, और वो एक पतन का कारण भी बना। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी अगर आनी है तो अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप अपनी बातें कहना, इसका जरूर एक फाउंडेशन होना चाहिए, और वो इस फंडामेंटल राइट के फॉर्म में हमारा संविधान हर एक भारतीय नागरिक को देता है। जो इसका एक फीचर है वो ये है कि इट इज द सेकंड मोस्ट इवॉल्व्ड। अब आप ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इवॉल्व्ड फंडामेंटल राइट। ये कैसे? फर्स्ट तो है राइट टू लिव, आर्टिकल 21, वो हम लोग करेंगे आगे चल के। ये है सेकंड मोस्ट इवॉल्व्ड। अच्छा, इवॉल्व्ड का मतलब क्या है? आप देखिए जरा, मेरी बात इस तरीके से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल ये एक लार्वा है ना, जो ककून के अंदर जो रहता है, एक छोटा सा कैटरपिलर, फिर वो इस लार्वा को ब्रेक करके बाहर निकलता है, वो कैटरपिलर बनता है, राइट? एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग, उसने अपने लाइफ टाइम में इवॉल्व किया, उसका मतलब एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन है वो, कि उसके एग्जिस्टेंस के दौरान ये एवोल्यूशन हो रहा है। और एक आप एवोल्यूशन वैसे देखते हैं कि सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा है। देखिए, जैसे ह्यूमैनिटी की अगर हम लोग बात करें तो वैचारिक रूप से अगर हम लोग बात करें तो कहां हंटर्स एंड गैदरर्स थे, और आज हम लोग एक सक्सेसफुल सोसाइटी रन कर रहे हैं। तो ये एक एवोल्यूशन है। वैसे ही ये वाला फंडामेंटल राइट जो है, ये भी काफी इवॉल्व राइट है, सेकंड मोस्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस मिलते हैं। आगे चल के देखेंगे एक एक करके कैसे। देखिए, आपके जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसमें यह लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये जो जुडिशियल क्रिएटिविटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएटिविटी अपनी दिखाई और इस डोमेन को इतना एक्सपेंड कर दिया कि हर एक चीज इसमें आती है, हर एक चीज आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ना? फ्रीडम ऑफ प्रेस कंप्लीटली मेंशन्ड है यूएस के अंदर। यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया कंप्लीटली मेंशन्ड है, अलग से मेंशन्ड है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्या हुआ? मेंशन नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट ऑफ प्रेस भी कहलाता है। राइट ऑफ प्रेस भी उसी के अंडर आएगा। क्यों साहब? क्योंकि अगर मुझे आवाज उठाने का, अगर मुझे मेरी बात रखने का, अगर मुझे मुद्दे उठाने का राइट है, तो वो राइट, दैट राइट आई हैव फॉर मी एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। मैं एक अपनी सोसाइटी के लिए कोई बात उठा सकता हूं क्या? हाँ, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, यस आई कैन डू। तो आप देखिए, ये इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। जुडिशियल क्रिएटिविटी का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जुडिशियल क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस किया और इस डोमेन को इतना बढ़ा दिया, इतना एक्सपेंड कर दिया
कि अब ये बहुत ही ज्यादा चीजों को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है। जैसे पहले एक कोड ऑफ फ्लैग रहते थे, कुछ रूल्स थे, और उसमें ऐसा होता था कि ये जो फ्लैग्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ही हॉइस्ट किया जा सकता है, फहराया जा सकता है, वो कहीं भी बॉडी पार्ट सिर से नीचे नहीं रखना है, दिस एंड दैट। तो नवीन जिंदल एक एमपी ऑफ कांग्रेस, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। इन्होंने कहा कि साहब, मैं भारत के प्रति, अपने देश के प्रति अपनी फीलिंग्स को, अपनी खुशी को, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे संविधान ने बकायदा हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां बिल्कुल, आर्टिकल 19 कहता है क्लॉज 1 क्लॉज ए में, यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आप कंट्री के प्रति अपना जो प्रेम है वो बैजेस लगा के या फिर फ्लैग्स लगा के, अपने फेस पे कलर पेंट करके, या फिर आप तिरंगा शर्ट पहन के इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, यस यू आर फ्री टू डू। और उसके बाद में कोड्स ऑफ फ्लैग को चेंज किया गया, एंड आज आप नेशनल फ्लैग अपने घरों पे भी फहरा सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये भी आपका काफी डोमेन एक्सपेंशन हुआ यहां पे, राइट। चलिए, अब राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर ले, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर। एडीआर ये ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जस्ट अ मिनट, ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दायर की, एक पिटीशन दायर की। इन्होंने कहा कि डियर सुप्रीम कोर्ट, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि क्या हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां बिल्कुल है। तो क्या हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां पूछ सकते हैं। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में आया, अब स्पीच में आप सवाल पूछें, जवाब दें, कुछ भी करें, स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप पूछना किससे चाहते हैं? इन्होंने कहा, एडीआर ने कहा, रिप्रेजेंटेटिव ने, लॉयर ने, कि हम लोग पूछना चाहते हैं अपने इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे, एमएलएज हैं या वॉना बी एमएलएज हैं या वांट टू बी एमपीज हैं, तो ये लोग, इनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं। किस टाइप के सवाल? कि आपके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस कितने हैं, पेंडिंग क्रिमिनल केसेस कितने हैं। दूसरा, आपके प्रॉपर्टी कितनी है, आपके नाम की प्रॉपर्टी कितनी है, आपके वाइफ के नाम की प्रॉपर्टी कितनी है। इलेक्शन हो गया, आप जीते थे, एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब आपकी प्रॉपर्टी में कितना परसेंट इजाफा हुआ, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ना। और उसके अलावा आपको यहां पे आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप क्या प्रॉमिसेस ऑफर कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोली कि सर, इससे हम लोग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को इस तरीके से अचीव करेंगे कि अगर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, यदि हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम एक इंफॉर्म्ड चॉइस ले सकते हैं। इंफॉर्म्ड चॉइस कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और आप हैं, हम दोनों एक क्षेत्र से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। अब जब हम चुनाव लड़े तो हमने अपना सब कुछ डिक्लेयर किया, जैसे कि हमारे पीछे पेंडिंग क्रिमिनल केसेस कितने हैं। मेरे पीछे मान लीजिए 10 हैं, आपके पीछे 1 है, राइट। प्रॉपर्टी मेरी जो है, मैं पिछले चुनाव में जीता था और उससे मेरी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल शुरुआत में थी 10 लाख, राइट, 10 लाख, और उसके बाद में जब 5 साल बाद देखा गया तो वो 111 करोड़ हो गई, राइट। आपने डिक्लेयर किया कि आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख थी 5 साल पहले, 5 साल बाद 10 लाख हो गई। तो अब आप बताइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप एक डॉक्टर हैं,
और मैं अनपढ़ हूं। तो ऑब्वियसली लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई, अब वो चॉइस ले सकते हैं, अब वो चूज करने में उनके लिए आसानी होगी कि वोट मुझे नहीं आपको करना है ना। क्योंकि यहां तो देखिए आप कितना प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब रियलिटी नहीं है, एक एग्जांपल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लोग ले सकें, इसके लिए ये था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां बिल्कुल सही है। और फिर आया राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। और आरटीआई भी, राइट टू इंफॉर्मेशन भी, राइट टू इंफॉर्मेशन भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है। क्योंकि जब आपके पास में ये होगा और आप सवाल पूछने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप सवाल पूछिए, आपको जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाएंगे, राइट? तभी तो वो इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाएंगे। आप एक मूवी बनाना चाहते हैं, ठीक है बनाइए ना, क्या दिक्कत है? वो भी तो आपका राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप बुक लिखना चाहते हैं, राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम। आप पेंटिंग करना चाहते हैं, डू इट, कोई दिक्कत नहीं, राइट? सो दीज आर ऑल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अगर वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहा, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसीलिए ये फंडामेंटल राइट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ये फंडामेंटल राइट इसीलिए रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आर्टिकल एब्सोल्यूट है, क्या ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है? तो जी नहीं, इसका जवाब है ना। ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, इस पे कुछ उचित जो है पाबंदियां लगती हैं और लगती रहेंगी। कुछ उचित पाबंदियां इसमें लगेंगी, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहां पे लगने हैं। जैसे कि पहला है, अगर आप सॉवरेनिटी, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट कर रही हैं, तो फिर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खींच लिया जाएगा एकदम। आपको, इफ यू आर हार्मिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, देन यू आर लाइबल टू बी स्नैच्ड आउट ऑफ आर्टिकल 19, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई भी नहीं पड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हुए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कश्मीर को चाहिए आजादी, है ना। तो ये इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया पे एक थ्रेट है। इसीलिए ये जो बुक किए गए थे उमर खालिद एंड द अदर पर्सन कन्हैया कुमार, राइट, दे वर बुक्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। व्हाई? बिकॉज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया should not be harmed at any cost. So this is one of the reasonable restrictions on the basis of which your right, which is under Article 19 Clause 1 Clause A, right to freedom of speech and expression, can be carved back. इसको लिया जा सकता है वापस। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्चुअली 1963, इसमें ऐड किया गया था। इससे पहले नहीं था, इसमें ऐड किया गया। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। जी हां बिल्कुल, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे अगर थ्रेट है, इंडिया की सिक्योरिटी पे थ्रेट है, देन यू शुड नॉट डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बाय एनी मीन्स यू गेट टू नो द न्यूक्लियर कोड्स। वैसे तो पता नहीं चलेगा कभी, सपने में भी नहीं, भूल जाइए। लेकिन अगर आपको मिल जाता है, या फिर वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, वो तो नेक्स्ट टू फाइंडिंग गॉड हो गया। बट फॉर एग्जाम्पल यू गेट टू नो सम हिडन मिसाइल्स ऑफ इंडिया, जो हमने डिप्लॉय कर रखे हैं हिडन प्लेस पे, कॉन्फिडेंशियल है, टॉप सीक्रेट। और
आप उसको अपने, आप कह रहे हैं कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से मैं इसको बताना चाहता हूं सबको, देन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच विल बी स्नैच्ड आउट। व्हाई? बिकॉज इट इज थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, राइट? तो जहां भी सिक्योरिटी पे थ्रेट होगा, इसको कर्व बैक कर लिया जाएगा, ये आपको नहीं मिलने वाला है हरगिज, राइट? तीसरा है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। इसके बेसिस पे भी अभी देखिए मैं बताता हूं। विद फॉरेन स्टेट, देखिए जब शी जिनपिंग का विजिट हुआ था राइट आफ्टर मिस्टर मोदी केम इनटू पावर, तो तिब्बतियंस दिल्ली में चाइनीज एम्बेसी के आगे बहुत बड़ा तिब्बत के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 300-400 लोग थे, उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया था। तो वो प्रोटेस्ट उनका जायज था, लेकिन अगर उसी प्रोटेस्ट में कोई इंडियन सिटीजन होता तो फिर उसको बुक कर लिया जाता। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल शी जिनपिंग केम टू इंडिया विद अ मोटो। शी ने कहा, मिस्टर जिनपिंग ही सेड कि देखिए हम आपके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, एमओयू साइन करेंगे, एक एक्ट अग्रीमेंट साइन करेंगे, और इस अग्रीमेंट में हम लोग, वैसे अभी दांत दिखा रहा है चाइना बहुत, लेकिन फॉर एग्जांपल इन नियर फ्यूचर, और जो कि होना ही है इवेंचुअली, वो कितना भी दांत दिखाए, अरुणाचल प्रदेश के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को हम लोग साइन करने वाले हैं। इंडिया इज वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। बट अगर ऐसा होता है, वो आते हैं एंड कोई इंडियन सिटीजन जाके वहां पे तिब्बतियंस के साथ में, भले ही तिब्बतियंस का कॉज सही है, बट वहां पे जाके आप ऐसा करते हैं, तो जिनपिंग वुड से कि क्या जरूरत है, आपके लोग तो खुश है ही नहीं और आप तो लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, मींस यू आर डबल फेस्ड, हम आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले लिया जा सकता है, वापस ले लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के अभी जो इमैनुअल मैक्रोन है प्रेसिडेंट, वो आते हैं एंड वो डील साइन करते हैं जिससे कि बहुत सारे बेनिफिट्स इंडिया को मिलने वाले हैं, और कुछ लोग जाके उसके अगेंस्ट में पत्थरबाजी करने लग जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। पत्थरबाजी तो खैर उसमें तो पक्का ही बुक हो गया, लेकिन नारेबाजी करने लग जाते हैं। तो मैक्रोन वुड से कि यार क्या आप तो अपने, आपकी डेमोक्रेसी है, आप अपने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके लोग खुश नहीं है, फिर इस डील को करके क्या मतलब? ये तो हम अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी के साथ साथ, नहीं करना, नो डील। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन विच योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी टेकन बैक। तो फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट भी उसी में आता है। अच्छा, ये पहले नहीं था, ये शुरू से नहीं था, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में इसको ऐड किया गया। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इसको ऐड ऑन किया गया, उसमें ऐड करने के बाद ये आया। और मैं आपको बता दूं 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें एक और चेंज हुआ था, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, और वो था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14 के बेसिस पे कुछ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज, SC ST कम्युनिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, इफ यू कैन रिमेंबर, राइट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देन मद्रास यानी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा है इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर। ये साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन देखेंगे कि पब्लिक ऑर्डर क्यों। अच्छा, इसको भी जो ऐड किया गया था ये 1951 के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही किया गया था, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये जो है इट टेक्स अवे द क्रिएटिविटी। इसके अगेंस्ट में बार बार ये निकलता है कि इसको हटा देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ये क्रिएटिविटी को, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को इट टेक्स अवे, इट इज इन अगेंस्ट विद द क्रिएटिविटी। अच्छा,
अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुप्रिटेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन वर्सेस राम मनोहर लोहिया 1960 के केस में कहा था, क्या कहा था कि ये जो पब्लिक ऑर्डर का एक्सप्रेशन है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना पब्लिक ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर बार बार, ये और कुछ नहीं, पब्लिक पीस, उनकी सेफ्टी एंड ट्रैंक्विलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पब्लिक ऑर्डर का मतलब और कुछ नहीं है, पब्लिक पीस, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, और कुछ नहीं है ना, कि लोग बाग सेफ रहें, साउंड रहें, हंसते खेलते रहें, शांतिपूर्वक रहें। तो पब्लिक ऑर्डर का मतलब यह है कि इसी को मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना कहलाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग जरा देखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा हो कि एक मूवी थी पद्मावती, पहले पद्मावती नाम से आ रही थी, बट राजपूत कम्युनिटी ने उसका जम के विरोध किया, ये सोच में कि वो उनकी हिस्ट्री के साथ छेड़खानी कर रही है। और फिर बाद में आप देखिए कि इस पब्लिक ऑर्डर के चलते ही, रेस्ट्रिक्शन के चलते ही उसका नाम चेंज करके पद्मावत रखा गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया, पद्मावत रखा गया। और ऐसा एक बार ही नहीं हुआ है, ऐसा एक बार ही नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे कि दीपा मेहता की एक मूवी थी वाटर, राइट, ये जो वाटर मूवी थी ये विमेन की कंडीशन के ऊपर बनी थी, राइट। और एक गुलाबी आईना भी मूवी आई थी, एक फायर थी जो कि सेक्सुअल आइडेंटिटी ऑफ विमेन को रिप्रेजेंट करती थी, राइट। तो इन सब चीजों को बैन कर दिया, किस बारे में, किस नाम पे, इन सारी चीजों को बैन किया ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, राइट। पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे बैन किया। इनको ह्यूज क्रिटिसिज्म मिला था, इनको ह्यूज क्रिटिसिज्म इसलिए मिला था क्योंकि ये था कि अगर ये फिल्म इंडिया में रिलीज हुई तो मारपीट चलने चालू हो जाएगी, पब्लिक ऑर्डर, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, हार्मनी डिस्टर्ब होगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक केस हम लोग सर सलमान रश्दी, सर वाई, बिकॉज इनको नाइटहुड की उपाधि मिल चुकी है, तो वी शुड कॉल हिम सर सलमान रश्दी। तो रश्दी साहब की एक बुक थी सैटनिक वर्सेस, तो इस सैटनिक वर्सेस को कंप्लीटली इंडिया में बैन कर दिया, इसके इंपोर्ट तक को बैन कर दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि सैटनिक वर्सेस में कुछ ऐसे पेजेस थे, कुछ ऐसी लाइंस थी, कुछ ऐसे पैरास थे जो कि अगर यहां पे आते तो मुस्लिम कम्युनिटी उससे डिस्प्लीज होती एंड काफी ज्यादा पब्लिक हार्मनी डिस्टर्ब होती। तो इस बेसिस पे, इस पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे इस बुक को ही बैन कर दिया था उठा के, राइट। तो अब जरा हम ये सोचते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही है, इज इट राइट टू डू सो। सबसे पहली बात, फिल्म्स, मूवीज, या फिर हम यूं बोले बुक्स, राइट, लिटरेचर, ये और कुछ नहीं, ये समाज का आईना है। दीज आर सोशल मिरर्स, राइट, दीज आर सोशल मिरर्स, ये और कुछ नहीं है। वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी इज शोन ऑन द 70 mm स्क्रीन। पर्दे पे वही दिखाया जाता है, किताबों में वही आता है, वही छपता है, मैगजीन्स में वही आता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो डे टू डे प्रॉब्लम्स को लेके आ रही हैं सामने, तो क्या आउटरेजियस तरीके से उसको बैन करना सही है? क्या उसको बैन कर देना सही है पब्लिकली, कंप्लीटली? नहीं। इसका आंसर यह होगा कि कंप्लीटली बैन करने का मतलब है कि हम वो एक, कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग अपना सिर रेत में घुसा लेता है, छुपा लेता है और उसे लगता है कि मैं सेफ हूं, प्रॉब्लम्स नहीं है। तो हम भी वैसा ही एक्ट कर रहे हैं एज ए सोसाइटी, राइट। तो जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर है वो एक प्रोवर्बियल ऑस्ट्रिच की तरह हो जाता है।
जिसने अपना सर जो है वो एकदम मिट्टी में गाड़ रखा है, छुपा रखा है, और अपनी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है कि वो जा चुकी है। तो बैन्स का मतलब ऐसा ही है, राइट? तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो कि कहता है कि पब्लिक ऑर्डर को रिमूव कर देना चाहिए पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, क्योंकि कल कोई मूवी रिलीज हुई और 4 लोग खड़े होके वहां पे तमाशे करने लगे, 2-4 लोगों को पीट दिया, 5-6 खिड़कियां तोड़ दी, एक आध दो पुतले जला दिए, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस हो गया। अब फिर उस मूवी पे बैन लग जाएगा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, जो कि आता है टू रिमूव पब्लिक ऑर्डर, राइट? अच्छा, जैसे कि कुछ अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। अभी जैसे पद्मावत की बात थी, उन्होंने मूवी देखी नहीं और बिना उस मूवी को देखे उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया था, राइट? उस राजपूत कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा उसको मतलब पब्लिक ऑर्डर तब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। और हालांकि ये कुछ एक आध दो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, ये जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले जो फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं जिन्हें, ये एक आध दो ही थे और ये हर एक कम्युनिटी में होते हैं। तो इनकी वजह से उस मूवी का पहले बहुत ज्यादा पोजीशन चला और इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इन लोगों को पसंद नहीं लगा, तो फिर बाकी लोगों को भी अपनी बातों में घुमा के मैनिपुलेट करके पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया इस मूवी के अगेंस्ट। और आउटकम हमने देखा कि इस मूवी का जो है टाइटल वो चेंज करना पड़ा, राइट? तो मतलब कुछ मूवीज को सेंसर करना कुछ लोगों के लिए, कुछ सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो उसके लिए, है ना, ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स को बढ़ावा देना है। तो कल को मान लीजिए कोई मूवी रिलीज होती है और वो मूवी रिलीज होती है फॉर एग्जांपल टेररिस्ट पे, राइट? टेररिस्टल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं कश्मीर में उस पे, और 4 लोग खड़े होके वहां पे नारे लगाने लगते हैं, 2-4 बार तोड़फोड़ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उनको, उस ग्रुप को प्लीज करने के लिए मेजॉरिटी को सफर करा रहे हैं। मेजॉरिटी इस चक्कर में ट्रुथ नहीं जान पा रही, मेजॉरिटी अच्छा लिटरेचर नहीं गेन कर पा रही, अच्छे मूवीज से, अच्छे स्क्रिप्ट से उनको डिनाई किया जा रहा है, अच्छी स्टोरी से डिनाई किया जा रहा है। तो just to please a few fringe elements, censorship and banning of these things is pleasing those fringe elements and taking away the quality from which could have been enjoyed by the majority. तो मेजॉरिटी से उसको रिमूव कर दिया जा रहा है, मेजॉरिटी को इससे डिप्राइव रखा जा रहा है, और ये रूल ऑफ लॉ है के अगेंस्ट है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है एकदम, राइट? तो कभी भी द tyranny of minority should not be there over majority. मेजॉरिटी के ऊपर माइनॉरिटी की टिरनी नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज में अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, है ना? जो पुचकारा जाता है कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को जो ऐसा डिस्टर्बेंस करते हैं, और ये हर एक कम्युनिटी में एक आध दो लोग होते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई, राइट? अच्छा, तीसरा एक बात ये भी पैदा होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि अगर कोई मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई, बैन हो गई है, तो हम उसका टॉरेंट डाउनलोड करके टॉरेंट से डाउनलोड कर लेंगे। पायरेसी को बढ़ावा देना है। अगर मूवीज का बैन हो रहा है या फिर बुक्स को बैन किया जा रहा है, तो ये पायरेसी को बढ़ावा देने के बराबर है, क्योंकि ये फिर क्या होगा कि पायरेसी एक तरीके से बढ़ती जा रही है, राइट? इट इज गिविंग राइज टू द पायरेसी, है ना? तो अमर्त्य सेन बहुत ही प्रोफाउंड जो आपके फिलोसफर हम बोल सकते हैं, बेहद एक्लेम्ड राइटर अमर्त्य सेन, इन्होंने अपनी बुक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, बहुत अच्छी किताब है, कभी समय मिले तो देख लीजिएगा, पढ़ने का मौका मिले तो आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में ये कहते हैं कि
जो इंडिया में लोकतंत्र फला फूला है, इंडिया में लोकतंत्र सरवाइव किया है, वो इसलिए किया है कि हम लोग डाइवर्स थॉट्स, फिलॉसफीज, इनको हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, राइट। हम लोग, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग वैल्यू करते हैं कि अगर डाइवर्सिटी है, वी लाइक डाइवर्सिटी, वी आर ए कलरफुल नेशन, राइट। हम लोग बहुत ही डाइवर्स हैं अपने थॉट्स में, अपनी फिलॉसफीज में, लाइफस्टाइल में, कल्चर्स में, और हम लोग हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। वी आर वेरी एक्सेप्टिंग एंड टॉलरेंट सोसाइटी एज अ होल, एज अ नेशन हम लोग बहुत ज्यादा टॉलरेंट हैं। तो ये एक बहुत नोटेबल बात है जो अमर्त्य सेन की है, और जो इन्होंने अपनी बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियन में कही है, राइट। वैसे ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये अपनी किताब द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसमें कहते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इट इज बेस्ड ऑन एसिमिलेशन, अभी मैं मतलब समझाऊंगा, नॉट एक्सटर्मिनेशन। हम लोगों की जो सोसाइटी है, हम लोगों की जो सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन, उस सोसाइटी का जो स्प्रेड है, वो एसिमिलेशन पे हुआ है। हम लोग सब चीजों को एसिमिलेट करते हैं, हम लोग बाहर की चीजों को एसिमिलेट करते हैं, ना कि हम लोग किसी भी बात को एक्सटर्मिनेट करते हैं। सबके अच्छे व्यूज हम लोग अपने अंदर भरते हैं, एसिमिलेट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसी भी विचारधारा को खत्म नहीं करते। अच्छी चीज है, हम अलग अलग सोसाइटी से सीखेंगे। और उसका एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीपीएसपी की ही बात करूं, जो फंडामेंटल राइट्स के बाद में होने वाला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, राइट। और आयरलैंड ने भी स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो कुछ अच्छी विचारधारा हम लोग को अच्छा लगता है, वी एक्सेप्ट इट। तो वी आर एसिमिलेटिव, नॉट एक्सटर्मिनेटिव। हम लोग किसी को खत्म नहीं करते, एसिमिलेट करते हैं। और ये बात तो ऋग्वेद के श्लोक में भी लिखी है, आनो भद्राः क्रत्वो यन्तु विश्वतः। इसका मतलब यह है, आनो भद्राः क्रत्वो यन्तु विश्वतः, इट मीन्स कि दुनिया भर की जो अच्छी चीजें हैं वो हम अपने अंदर समा लें, उन चीजों को हम लोग अपने अंदर एक्यूमुलेट करें, और हर तरफ से संपूर्ण अच्छे विचार हमारे अंदर आते रहें। तो इस बात को हम लोग एसिमिलेटिव नेचर कहेंगे अपनी इंडियन सोसाइटी का, और इसी बेसिस पे हमारी सोसाइटी बहुत फली फूली है। तो ये एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अगेंस्ट है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, इसको रिमूव कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि ठीक है, देन इसका उपाय क्या है? अगर हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। पहली चीज, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, काउंटर नैरेटिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एक काउंटर नैरेटिव मूवी बना सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल पद्मावत पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, आप काउंटर मूवी बनाइए। आपको फॉर एग्जांपल कोई मूवी पसंद नहीं है, आपको कोई बुक पसंद नहीं आई, आप काउंटर नैरेटिव बुक लिख लीजिए, आप उसके पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, बट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए, राइट। सो दैट इज वाई पब्लिक ऑर्डर को अगर हम ये कहें कि इट टेक्स अवे द क्रिएटिविटी, तो दैट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि कल को तो मान लीजिए कोई बुक साइनिंग इवेंट है, उसमें जाके मैं चिल्ला दूं बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, 3 बार मैं चिल्ला दिया, हो गया पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब, राइट। और जो लोग वहां पे उस अच्छी बुक को सैकड़ों लोग पसंद कर रहे थे, अब उन लोगों के चक्कर में, मेरे चक्कर में उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ, बिकॉज वो लोग डिनाई हो, उनके राइट्स डिनाई हो रहे हैं। तो माय फ्रीडम, आई मीन योर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन will end where my right to freedom of speech and expression starts, right? या फिर हम यूं कहें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलूंगा, you should be able to listen as well, right? So that is the quality of a good society. यही एक क्वालिटी ऑफ गुड सोसाइटी है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट जो इसका सेशन है, नेक्स्ट जो इसका लेक्चर है, वो हम लोग रखेंगे अब कल। एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से पसंद आया हो, एंड आई रियली विश यू लाइक्ड इट सो वेरी मच। थैंक यू एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।